नौकरों के पीछे चलते हुए नील ने महसूस किया कि जिस रास्ते पर वो चल रहा था वो रोज से अलग है। नौकर उसे प्रशिक्षण स्थल के बजाय कहीं और लेकर जा रहे थे। नील ने चारों ओर देखा तो उसे याद आया कि ये रास्ता राजमहल के अंदरूनी हिस्सों तक जाता है। ऐसा लग रहा था जैसे नौकर उसे राजमहल के पीछे वाले हिस्से में ले जा रहे हो। नील ने तुरंत अपनी भौहें चढ़ा ली। उसके चेहरे पर शिकन दिखाई दी, लेकिन फिर भी उसने एक भी शब्द नहीं कहा और इंतजार करने लगा। राजमहल के पीछे वाले हिस्से में आए नील को काफी समय हो गया था। चलते चलते उसने आसपास नजर घुमाकर देखा। ये हिस्सा अब बहुत बदल गया था। वहां कुछ नए भवन बनाए गए थे और उनके सामने एक छोटा सा तालाब था जिसे पार करने के लिए एक छोटा सा पुल भी बना हुआ था। नई इमारत काफी भव्य लग रही थी। सभी नई इमारतें ऊंची छतों वाली दिखाई पड़ रही थीं और दीवारों पर सुनहरे रंग से कुछ खूबसूरत कलाकृतियां बनाई गई थी। नौकर नील को तालाब वाले बगीचे के बाद एक पतले से रास्ते से होते हुए एक भवन की ओर ले जाने लगे। जल्द ही वो उस भवन के आंगन तक पहुंच गए। नील ने देखा कि वहां दो लोग आमने सामने बैठकर चाय की चुस्कियां ले रहे हैं। वे दोनों बेहद खुश दिखाई दे रहे थे। नील ने उन्हें देखा और देखकर तुरंत ही पहचान गया। उनमें से एक कारागार प्रभारी बिरजू था जो पिछले कई दिनों से गायब था, और दूसरा रेशमी कपड़े पहने 50 से अधिक की उम्र का एक बूढ़ा आदमी था। इस बूढ़े आदमी का नाम बालकांत है। एक समय पर वो राजमहल का एक मामूली नौकर हुआ करता था। बालकांत की पत्नी एक धात्री यानी दाई थी जिसे नील के छोटे चाचा यजुवेंद्र ने अपने सबसे बड़े बेटे राजदत्त को दूध पिलाने और उसकी देखभाल के लिए काम पर रखा था। इस वजह से बालकांत के राजदत्त से मधुर संबंध थे और राजदत्त और यजुवेंद्र की चापलूसी करते हुए उसने काफी तेजी से प्रगति कर ली थी। जहां पहले वो एक साधारण रसोइये की तरह काम करता था, वहीं अब उसे एक भोजन प्रबंधक के रूप में पदोन्नत कर दिया गया था। अब उसकी हैसियत बहुत ऊंची हो चुकी थी। यजुवेंद्र और राजदत्त के साथ उसके संबंध के चलते बालकांत की स्थिति पहले से कहीं बेहतर हो गई है। कहते हैं ना, हुस्न मिल जाए तो नजाकत आ ही जाती है। उसका अहंकार भी पहले से कहीं अधिक बढ़ गया था। यहां तक कि अब वो कई अधिकारियों से पंगे लेने से नहीं डरता था। नील ने भी उसके अहंकार के बारे में कई किस्से सुने थे। इससे पहले कि नील आंगन के अंदर प्रवेश कर पाता, उसने कारागार प्रभारी बिरजू को कहते हुए सुना, बाला भैया, आपका घर तो सच में बहुत सुंदर है। लगता है राजकुमार राजदत्त आप पर बहुत भरोसा करते हैं। भरोसा? अरे मैं तो उनके दाहिने हाथ जैसा हूं। यहां तक कि वो मेरी पत्नी को अपनी सगी मां की तरह सम्मान देते हैं। बालकांत ने अभिमान भरे स्वर में कहा, जिसके जवाब में बिरजू ने बालकांत के अभिमान को रस देते हुए कहा, बिल्कुल सही कहा बाला भैया आपने। वैसे अगर मैं गलत नहीं हूं तो दरवाजे की कलाकृतियों में स्वर्ण पत्र का इस्तेमाल किया गया है ना? बालकांत हंसा और फिर इतराकर बोला, तुम केवल इन छोटी चीजों पर ध्यान दे रहे हो। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि पूरे दरवाजे में स्वर्ण पत्र तो सबसे सस्ती वस्तु है। इसमें अन्य मूल्यवान वस्तु भी लगी हैं। जैसे स्वर्ण पत्र से बने उस शेर को देख रहे हो, उसकी आंखें दुर्लभ नीलम से बनी है। यहाँ तक कि घर की दीवारों पर पन्ना और हीरे जैसे बहुमूल्य रत्न भी लगे हैं। इस पर बिरजू ने एक एक करके प्रत्येक कलाकृति का मूल्यांकन किया। फिर उसने थोड़ी निराशा व्यक्त करते हुए कहा, बाला भैया, आपका घर तो एकदम सही है, लेकिन अभी भी इसमें कुछ कमी है। बिरजू के ऐसे कहने पर बालकांत एक पल के लिए चौंका, लेकिन फिर उसने मुस्कुराते हुए शालीनता से पूछा, मेरे पास यहाँ सब कुछ है, मुझे भला किस चीज की कमी हो सकती है? बिरजू मुस्कुराया और चापलूसी के मक्खन में अपने शब्द लपेट कर बोला,
अब आप राजमहल के महत्वपूर्ण व्यक्ति बन गए हैं, लेकिन आपकी देखभाल करने के लिए अच्छे नौकरों की कमी है। आपको किसी समझदार और मेहनती नौकर की जरूरत है जो आपके दैनिक कार्यों में आपकी मदद करे। मेरे पास इस काम के लिए बिल्कुल सही व्यक्ति है। सच में? वो व्यक्ति कौन है? बालकांत ने उत्सुकता से पूछा, जिस पर बिरजू ने घर के प्रवेश द्वार की ओर इशारा किया और बोला, बाला भैया, देखो वो रहा। बालकांत ने नजर घुमाकर देखा तो सामने नील था। उसके सामने हथकड़ियों में बंधा सुंदरनगर का पूर्व युवराज खड़ा था। वो भला इस व्यक्ति को क्यों नहीं पहचानेगा? नील वायुपुत्र की घूरती हुई नजरों से जब बालकांत की नजरें मिली तो एक अजीब सी घबराहट के मारे या आश्चर्यचकित होने की वजह से अचानक ही उसे खांसी आ गई, लेकिन फिर तुरंत ही उसने खुद को संभाला। घर के प्रवेश द्वार पर खड़ा होकर नील बालकांत और बिरजू की बातचीत को सुन रहा था। बिरजू की बातें सुनकर अचानक से उसके दिल में गुस्सा फूट पड़ा। उसका खून उबलने लगा। इन कुत्तों की इतनी हिम्मत कैसे हुई? लगता है ये दोनों कुछ ज्यादा ही अभिमानी हो गए हैं। ये सच है कि नील अब युवराज नहीं है, उसे गुलाम बना दिया गया था, लेकिन बिरजू के पास उसे बालकांत का नौकर बनाने का कोई अधिकार नहीं था। आखिरकार वो सुंदरनगर का पूर्व युवराज था। इसके अलावा बालकांत राजपरिवार का सदस्य भी नहीं था जो उसे नील को आदेश देने का अधिकार हो। नील ने अपने हाव भाव से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन इस वक्त वो अंदर ही अंदर गुस्से में उबल रहा था। इस बिरजू के बच्चे में इतना साहस कि वो बालकांत को सुझाव दे कि वो मुझे अपना नौकर बना ले। असंभव। बालकांत ने नील को घूरते हुए उसकी वर्तमान परिस्थिति के बारे में सोचा। जल्द ही उसके झुर्रीदार चेहरे पर एक दुर्भावनापूर्ण मुस्कान आ गई। मेरी दिनचर्या का ध्यान रखने के लिए इस बच्चे को नियुक्त करना एक बुरा विचार नहीं है, लेकिन मुझे नहीं पता कि छोटे मालिक राजदत्त इसे स्वीकार करेंगे या नहीं। अरे चिंता मत करो बाला भैया, आखिरकार आप सुंदरनगर के एक महत्वपूर्ण अधिकारी हैं। अगर आप चाहे तो नील को सिर्फ एक बार कहकर ही आपके निवास पर बुला सकते हैं। वैसे भी वो एक मामूली गुलाम है, जहां उसे रोज मार खानी पड़ती है। क्या उसके लिए यहाँ नौकर बनना ज्यादा आरामदेह नहीं होगा? इसे अपने पास काम पर रखकर आप इस पर परोपकार करेंगे बाला भैया। कहते हुए बिरजू ने बालकांत को चने के झाड़ पर चढ़ा दिया। इस बात पर बालकांत ने सहमति जताते हुए अपना सिर हिलाया। बालकांत सबसे निचले वर्ग से ऊपर पहुंचा था। उसे सबसे ज्यादा मजा अपनी पहचान और रुतबे का रौब झाड़ने में आता था। अब जब सुंदरनगर का पूर्व युवराज व्यक्तिगत रूप से उसके लिए सफाई का काम करेगा, फिर तो हर कोई उसे देखकर जल भुन जाएगा। यही सब सोचकर बालकांत मन ही मन खुश हो रहा था। उसकी छाती अभिमानी सांसों से भर चुकी थी। यकीन मानो, आपको इसका पछतावा नहीं होगा। बिरजू ने सिर हिलाया और नील को अंदर लाने के लिए नौकरों को इशारा किया। नौकरों ने उसे पकड़कर अंदर लाना चाहा, लेकिन नील अपनी जगह पर ही डटा रहा। नौकरों के पूरी ताकत से खींचने के बाद भी वो एक इंच भी नहीं हिला। नील, मैं तुम्हें मौका दे रहा हूं ताकि तुम बाला भैया के लिए काम करो। यहाँ रोज तुम्हें खाने के लिए लजीज खाना और पीने के लिए अच्छी शराब मिलेगी। बिरजू ने ऐसे भाव दिखाए जैसे कि वो नील पर कोई बहुत बड़ा एहसान कर रहा हो। नील की आंखें गुस्से में चमक उठीं और वो जोर से दहाड़ा, बालकांत, बिरजू। यहाँ तक कि चाचा यजुवेंद्र ने भी कभी मुझसे इस तरह से बात करने की हिम्मत नहीं की, तो फिर तुम दोनों की इतनी हिम्मत कैसे हुई कि राज परिवार के एक सदस्य को अपना नौकर बनाने की सोच रहे हो? अबे सोच नहीं रहे हैं, नौकर बना लिया है। चल अब बकवास बंद कर और काम पर लग जा। बालकांत के ये अपमान भरे शब्द सुनकर नील वायुपुत्र ने शेषनाग की तरह गुस्से भरी फुफकार छोड़ी और अपने दोनों हाथों को झटका दिया। अचानक से उसके हाथों में बंधी जंजीरें टूटकर बिखर गई।
नील को यहाँ लाना बिरजू की सोची समझी चाल थी। वो चाहता था कि बालकांत खुद नील से निपटे। अभी अभी जिस तरह से नील वायुपुत्र ने प्रतिक्रिया दी थी, उसे देखकर बिरजू को लगा कि उसका आधे से ज्यादा काम पूरा हो गया है। अब अगर कोई गुलाम खुद कदम बढ़ाकर आप पर हमला करे तो किसी भी सम्मानित व्यक्ति के लिए ये असहनीय बात होगी। बिरजू को लगा कि इस बार नील इतनी बुरी तरह पीटा जाएगा कि वो चलने के भी काबिल भी नहीं रहेगा। जब बालकांत ने नील को अपनी ओर आते देखा तो उसने अपनी आंखें झपकाईं और अकड़ के साथ बोला, नील, अपनी वर्तमान पहचान को मत भूलो। तुम बस एक निचले दर्जे के गुलाम हो, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। यहाँ तक कि राज परिवार से बेदखल करके तुमसे तुम्हारी पहचान भी छीन ली गई है। मेरी सेवा करना तुम्हारे लिए सम्मान की बात होनी चाहिए। फाट। नील ने बालकांत के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया, जिससे वो सर के बल दूसरी तरफ जा गिरा। बालकांत ने किसी तरह खुद को संभाला और कहना जारी रखा, नील, तुम्हारी मुझे मारने की हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम विद्रोह करना चाहते हो? दंड संहिता के नियमों के अनुसार तुम्हें इसके लिए भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। नील वायुपुत्र ने उसका उपहास किया और उसकी तरफ कदम बढ़ाते हुए बोला, दंड संहिता के नियम? महज एक नौकर जो राजपरिवार का हिस्सा भी नहीं है, मेरे सामने दंड संहिता के नियमों के बारे में बात करने की हिम्मत कर रहा है। आज मैं तुमको बताता हूं दंड संहिता के नियम क्या हैं। इतना कहते हुए नील ने अपना हाथ उठाया और बालकांत को मारने के लिए आगे बढ़ा। उसने अपनी संपूर्ण शक्ति को अपने हाथों में प्रवाहित कर लिया। बालकांत ने शांति से कहा, वो चाहता था कि नील उसकी बातों से ही डर जाए। नील, तुम अपनी मौत को दावत दे रहे हो। अगर तुमने मुझे मारा तो छोटे मालिक तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। तुम सिर्फ एक गुलाम हो, तुम्हारे पास राजपरिवार की कोई शक्ति नहीं है, इसलिए तुम्हारे मारे जाने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम्हारी भलाई इसी में है कि। फाट। बालकांत की बात अभी खत्म भी नहीं हुई थी कि तभी नील का एक और जोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर पड़ गया। स्वाधिष्ठान चक्र में प्रवेश करने के बाद नील की शक्ति दोगुनी हो गई थी। हालांकि ये थप्पड़ उसने अपनी पूरी ताकत से नहीं मारा था, लेकिन फिर भी ये बालकांत जैसे इंसान के घमंड को तोड़ने के लिए बहुत था। बालकांत का चेहरा पीला पड़ गया और उसके गाल पर नील की अंगुलियों के निशान उभर आए। ये थप्पड़ इतना जोरदार था कि उसका आधा चेहरा सूजकर किसी सुअर की तरह लग रहा था। नील वायुपुत्र ने एक झटके में बालकांत की गर्दन दबोची और दूसरे हाथ को अगले थप्पड़ के लिए उठाते हुए कहा, दंड संहिता के नियम के अनुसार जो दूसरों की निंदा करता है और बिना किसी वजह के दूसरों को परेशान करता है, वो दंड का पात्र है। फाट। दंड संहिता के नियम के अनुसार जो दूसरों पर अत्याचार करता है, वो दंड का पात्र है। फाट। दंड संहिता के नियम के अनुसार। फाट फाट फाट। हर बार जब नील की हथेली लहराती तो खून के छींटे हवा में फैल जाती। जिस किसी ने भी ये दृश्य देखा उसका दिल कांप उठा। नील वायुपुत्र को गुलाम बनाकर उसे प्रशिक्षण सहायक बना दिया गया, लेकिन उसने कोई विरोध नहीं किया। उसने हर ज्यादती बर्दाश्त की, तो भला अब वो लड़ने की हिम्मत कैसे कर रहा है। यही सोचते हुए कोने में खड़ा बिरजू हैरान होकर आंखें और मुंह फाड़े नील वायुपुत्र द्वारा बालकांत की पिटाई होते देख रहा था और सोच रहा था कि अब वो अपने बचाव में क्या करे। नील वायुपुत्र बालकांत को बुरी तरह से पीट रहा था। ये नजारा देखने के लिए वहां पर राजपरिवार के बहुत सारे बच्चे इकट्ठा हो गए थे। उन सभी बच्चों ने ये दृश्य देखा तो वे सभी हैरान और चकित रह गए, साथ ही उन्हें थोड़ी राहत भी महसूस हुई। बालकांत हमेशा से राजदत्त के साथ अपने संबंधों की वजह से खूब मनमानी करता था और ऐसा व्यवहार करता था जैसे कि वो खुद सुंदर नगर का मालिक हो।
वहां मौजूद कई सारे बच्चों के साथ बालकांत ने बुरा व्यवहार किया था, इसलिए वो बच्चे आज उसकी ऐसी हालत देखकर बहुत खुश थे। लेकिन वो सभी जानते थे कि बालकांत की राजदत्त के साथ अच्छी बनती है और उसी की वजह से वो इतना हवा में उड़ता है। जब इस घटना के बारे में राजदत्त को पता चलेगा तो वो किस तरह की प्रतिक्रिया देगा, ये देखना सभी के लिए दिलचस्प होगा। लगता है नील ने गुस्से में आकर गलत कदम उठा लिया है। अब राजदत्त उसे इतनी आसानी से माफ नहीं करेगा। एक बच्चा बोला, जिसके जवाब में दूसरे बच्चे ने कहा, तुम माफ करने की बात कर रहे हो? मुझे तो लगता है कि वो तो नील की जान ही ले लेगा। सभी को नील के लिए बुरा लग रहा था, लेकिन वो उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकते थे। नील ने कुछ दर्जन भर थप्पड़ मारे और फिर रुक गया। बालकांत का चेहरा मांस और खून से लथपथ हो गया था। उसके सफेद बाल बुरी तरह बिखर गए थे। उसके चेहरे की हालत ऐसी हो गई थी कि उसे पहचानना भी मुश्किल था। नील के रुकने के बाद बालकांत ने कांपते हुए अपने गालों पर हाथ रखा और अस्पष्ट शब्दों में कहा, तुम रुको। बालकांत की बात खत्म भी नहीं हुई थी कि नील ने उसे एक और थप्पड़ मारा और उसे घूर कर देखने लगा, जैसे कि वो उसे चुनौती दे रहा हो कि जरा एक और शब्द बोलकर दिखाओ। नील का प्रचंड रूप देखकर बालकांत ने अपनी नजरें नील पर से हटा ली और अपना सिर झुका लिया। बालकांत को सबक सिखाने के बाद नील की नजर दूसरी तरफ गई। वही बिरजू डर और अविश्वास में नील को देख रहा था। हालांकि जब उसने देखा कि नील उस पर हमला नहीं कर रहा है तो वो राहत की सांस लिए बिना नहीं रह सका। लेकिन फिर भी वो 2 कदम पीछे चला गया और फिर उसने कहा, नील तुम बस एक गुलाम हो। गुलाम हूं तो क्या हुआ? नील वायुपुत्र ने कदम बढ़ाते हुए कहा, मुझसे ऐसे बात करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? भूलो मत कि मेरी हैसियत तुमसे कहीं बड़ी है। बिरजू ने अभिमान भरे स्वर में कहा, कभी कभी लोग अपना डर छुपाने के लिए भी अभिमान का प्रदर्शन करते हैं। नील के अंदर एक अलग ही आत्मविश्वास नजर आ रहा था। वो हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, इससे क्या फर्क पड़ता है कि तुम्हारी हैसियत मुझसे बड़ी है या छोटी? मेरा पूरा नाम नील वायुपुत्र है। ये तुम्हें नहीं भूलना चाहिए। भले ही इस वक्त मैं एक दास हूं, लेकिन फिर भी मैं एक वायुपुत्र ही रहूंगा। शायद तुम्हें एहसास नहीं है कि मैं तुमसे कहीं ज्यादा ताकतवर हूं और इस संसार में जिसके पास ज्यादा शक्ति होती है वही बड़ा माना जाता है। नील बात करते हुए एक झटके में बिरजू के पास पहुंच गया और उसने उसे गले से पकड़ लिया। उसकी वर्तमान ताकत के आगे बिरजू किसी बच्चे की तरह था। इसके बाद तो नील ने उस पर थप्पड़ों की बारिश कर दी। हर थप्पड़ की आवाज के साथ बिरजू का चेहरा और भी बदतर होता जा रहा था। उसे अपने चेहरे पर ऐसी जलन महसूस हुई मानो किसी ने उस पर तेजाब डाल दिया हो और वो दर्द में बिलखने लगा। अंत में नील, जो बिरजू को जी भरकर पीट चुका था, बालकांत के पास गया और बोला, आज मैंने जो तुम्हें सिखाया है उसे हमेशा याद रखना। किसी की हैसियत देखकर नहीं, बल्कि उस व्यक्ति का चरित्र देखकर सम्मान किया जाता है। आखिरकार नील मुड़ा और उस भवन से बाहर चला गया। जब वो दरवाजे पर पहुंचा तो उसने देखा कि वहां पर बच्चों की जो भीड़ लगी हुई थी, वो सभी बच्चे धीरे धीरे वापस जा रहे थे। जो नौकर नील को यहाँ पर लेकर आए थे वो भी पता नहीं कहाँ गायब हो गए थे। नील ने एक आह भरी और वापस कारागार की ओर चल पड़ा। ऐसा लग रहा था कि वो पूरा भवन किसी तूफान के गुजरने के बाद अब उजड़ चुका है और उस तूफान की चपेट में आए बिरजू और बालकांत वही पड़े हुए दर्द में कराह रहे थे। कुछ देर बाद नील के कारागृह में वापस आने के बाद किसी ने भी उसे प्रशिक्षण स्थल तक ले जाने की हिम्मत नहीं की।
जब नील ने देखा कि कोई उसे ले जाने के लिए नहीं आया है, तो उसने खुद ही वहां जाने का फैसला किया। नील सुंदर नगर के मौजूदा नियमों से बहुत नाखुश था। उसके दोनों कानून और व्यवस्था बनाए रखने में विफल हो चुके थे, जबकि उनके बेटे तो खुद ही नियमों का उल्लंघन किया करते थे। नील के चचेरे भाई देवदत्त और राजदत्त ने कभी नियमों के प्रति कोई सम्मान नहीं दिखाया। यही कारण था कि उनके सेवकों ने भी नियम से हटकर कार्य करने का साहस किया था, लेकिन सिर्फ इसलिए कि दूसरे लोग नियमों का उल्लंघन करते हैं, इसका मतलब ये नहीं था कि नील उन्हें अनदेखा कर देगा। नील वायुपुत्र अच्छे से जानता था कि एक राज्य में हर वर्ग के लोगों का नियम कानून को मानना सुशासन के लिए कितना जरूरी है। खैर, जब नील वायुपुत्र प्रशिक्षण स्थल पहुंचा, तो वहां का माहौल सामान्य से थोड़ा अलग था। सुंदर नगर के सभी लोगों में अब तक ये बात फैल चुकी थी कि किस तरह नील ने भोजन प्रबंधक बालकांत और कारागार प्रभारी बिरजू को सबक सिखाया था। सभी जानते थे कि 3 साल पहले नील को अपराधी घोषित करके गुलाम बना दिया गया था और उसने बिना किसी प्रतिरोध के अपने साथ होने वाले हर दुर्व्यवहार को स्वीकार किया था। सब लोग मानो भूल ही चुके थे कि वो प्रतिभाशाली लड़का कभी सुंदर नगर का युवराज हुआ करता था। वो नील वायुपुत्र की शक्ति को भूल गए थे। ऐसा प्रतापी लड़का जिसने 14 वर्ष से पहले ही अपना मूलाधार चक्र जागृत कर लिया था। लेकिन अब अचानक से उन्हें एहसास हुआ कि वो अब ऐसा व्यक्ति नहीं रहा है जो चुपचाप सब कुछ सह ले। उसने उन ढीठ और घमंडी नौकरों को इसलिए पीटा था क्योंकि उन्होंने राजपरिवार के सदस्य को अपना दास बनाने की कोशिश की थी। भले ही उसके पास कोई अधिकार नहीं है, लेकिन वो अभी भी राजपरिवार का वंशज है, एक वायुपुत्र है। इस कारण से जब शिष्यों ने नील को प्रशिक्षण स्थल में आते हुए देखा, तो सभी उससे थोड़ा डर गए। जब मुख्य आचार्य ने शिष्यों को अपने अपने सहायक को चुनने का आदेश दिया, तो किसी ने भी नील को सहायक के रूप में नहीं चुना। कोई भी नील के गुस्से का शिकार नहीं बनना चाहता था। नील बेबसी के साथ मुस्कुराया। वो ऐसा परिणाम बिल्कुल भी नहीं चाहता था। अभी तो उसे अपने शरीर को और भी मजबूत करने की आवश्यकता है, जिसके लिए उसे और पिटने की जरूरत थी। लेकिन किसी ने भी उसे चुनने की हिम्मत नहीं की। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या करे। अब वो ये तो नहीं कह सकता था कि मुझे मार खाने का मन कर रहा है, आओ और मुझे मारो। एक के बाद एक सभी सहायकों को चुन लिया गया और नील वहीं अकेला खड़ा रह गया। अपनी नाराजगी जाहिर करता हुआ वो मन ही मन बोला, क्या अब सुंदर नगर के योद्धा इतने डरपोक हो गए हैं? फिर वो जल्दी से धीरज के पास गया, जो एक पत्थर की मूर्ति को बुरी तरह से मारकर अपना अभ्यास कर रहा था। नील ने कहा, धीरज, इस पत्थर की मूर्ति को मारना व्यर्थ है। इससे तुम्हें ज्यादा फायदा नहीं होगा। मैं तुम्हें सही तरीके से प्रशिक्षित करने में मदद करूंगा। तेजतर्रार धीरज भी आज हिचकिचा रहा था। नील ने उसके चेहरे पर संकोच देखकर अपनी छाती थपथपाई और कहा, मैं एक प्रशिक्षण सहायक हूं, इसलिए अभ्यास में तुम्हारी मदद करना मेरा काम है। निश्चिंत रहो, मेरा ये चमड़े का कवच बहुत मजबूत है, मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। इतना समझाए जाने के बाद धीरज उसे मना नहीं कर पाया, वरना वो बहुत ही कमजोर दिखता। और शायद असल बात ये थी कि वो नील वायुपुत्र को नाराज नहीं करना चाहता था। आखिरकार अभ्यास शुरू हुआ। धीरज के मन में अभी भी थोड़ा डर था, इसलिए आज उसका मुक्का उतना मजबूत नहीं था जितना उसे होना चाहिए था। हल्के मुक्कों का मतलब था कि नील को वो फायदा नहीं मिलने वाला था जिसकी उसे उम्मीद थी। इन मुक्कों की वजह से नील के शरीर में बहुत ही कम मात्रा में गर्म धारा प्रवाहित हो रही थी, जिसकी वजह से वो बहुत नाराज हो गया और बोला, अपने मुक्के में कुछ ताकत तो लगाओ। ये बहुत कमजोर है, बहुत धीमा।
तुम किस बात से डर रहे हो? तुम्हारा मुक्का कल के मुक्कों से बहुत अलग है, लगता है आज खाना खाकर नहीं आए हो। नील ने धीरज को उकसाने की बहुत कोशिश की। प्रशिक्षण स्थल में मौजूद सभी शिष्यों ने जब देखा कि कैसे एक सहायक किसी शिष्य को सिखा रहा है, तो वे हैरान रह गए। किसी को कुछ समझ में नहीं आया कि नील के दिमाग में क्या चल रहा है। वहीं नील की बातों को सुनकर धीरज ने अपनी सभी चिंताओं को दूर कर दिया और फिर नील के मार्गदर्शन या यूं कह लीजिए नील के उकसाने से धीरज ने धीरे धीरे अपना साहस और जोश वापस पा लिया। तेज मुक्के बरसने की आवाजें पूरे स्थल पर गूंजने लगी। अब धीरज पूरी ताकत के साथ नील के शरीर पर प्रहार कर रहा था, जिससे नील के शरीर में गर्म धारा का प्रवाह तेजी से होने लगा। आखिरकार उसकी हड्डियों की अशुद्धियां एक बार फिर से दूर होने लगी। हर मुक्के ने उसकी हड्डियों की ताकत और शुद्धता बढ़ाई। नील के लिए मार खाना दिव्य आशीर्वाद वाली गोलियां खाने जैसा था। इस परिवर्तन से उसे एक खुशी की भावना का एहसास हुआ, जिसे शब्दों में बयां कर पाना मुश्किल था। भले ही ऐसा लग रहा था जैसे कि वो बहुत दर्द में है, लेकिन अंदर ही अंदर वो बहुत ही खुश हो रहा था। नील को मार खाते हुए 3 घंटे बीत चुके थे। फिर थोड़ी देर बाद सभी शिष्यों और सहायकों को खुद को फिर से तैयार करने के लिए भोजन की जरूरत थी, इसलिए कुछ नौकर सभी के लिए खाना ले आए। हालांकि शिष्यों को शानदार व्यंजनों का आनंद लेने का मौका मिलता था, जबकि सहायकों को सूखी रोटी और प्याज के साथ ही गुजारा करना पड़ता था। नील को भी 3 घंटों तक अभ्यास के बाद काफी तेज भूख लग गई थी। इस जोरदार पिटाई की वजह से उसके शरीर की सारी ऊर्जा खर्च हो गई थी। उसने रूखे सूखे खाने के बारे में शिकायत नहीं की, लेकिन जैसे ही वो रोटी का एक टुकड़ा खाने वाला था कि उसे उसकी आंखों के सामने अचानक से एक चांदी की थाली दिखाई दी, जिसके अंदर स्वादिष्ट भोजन और पकवान रखे थे। उस भोजन से ललचा देने वाली सुगंध आ रही थी। नील ने सिर उठाकर देखा तो सामने धीरज मुस्कुराता हुआ अपने हाथ में भोजन की थाली लिए दिखाई दिया। धीरज ने विनम्रता और स्नेह भरे स्वर में कहा, चलो साथ में खाना खाते हैं। नील ने मुस्कुराते हुए उसके हाथ से भोजन की थाली ली और उस स्वादिष्ट भोजन की सुगंध लेते हुए खाना शुरू कर दिया। उसे तो याद भी नहीं था कि उसने आखिरी बार सामान्य भोजन कब खाया था। ऐसा भोजन करके उसकी आत्मा तृप्त हो गई। उसने धीरज को इसके लिए धन्यवाद दिया, जिसके जवाब में धीरज हल्के से मुस्कुरा दिया। तभी दबी हुई आवाज में धीरज ने फिक्र जाहिर करते हुए कहा, छोटे मालिक बालकांत को मारने के लिए राजदत्त आपको इतनी आसानी से माफ नहीं करेंगे। धीरज की बात सुनते हुए नील ने खाना खाने की गति कम नहीं की। उसने धीरज की बात पर सहमति जताते हुए सिर हिलाया। वो जानता था कि धीरज उसे एक दोस्ताना तरीके से चेतावनी दे रहा था। पूर्व युवराज होने के कारण वो इन बातों को किसी और से बेहतर समझता था। उसके दोनों चाचाओं ने उसे इतने लंबे समय तक जीवित रहने का मौका दिया क्योंकि वो बहुत कमजोर था। एक तरह से देखा जाए तो वो एक चींटी की तरह था, जिसके होने या ना होने से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था और ना ही उन्हें नील से कोई खतरा था। लेकिन जब चींटी हाथी की सूंड में घुस जाती है तो उसे पागल कर सकती है। इसलिए अगर चींटी जैसे नील से उसके दोनों चाचाओं को खतरे की भनक तक लगी या उन्हें लगा कि ये चींटी उन्हें काट सकती है और उन्हें चोट पहुंचा सकती है, तो वे निश्चित रूप से उसे मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचेंगे। धीरज ने हंसते हुए कहा, लेकिन मुझे उन दोनों के पिटने की बात सुनकर बहुत मजा आया था। उस अभिमानी बालकांत और भ्रष्ट बिरजू को तो बहुत समय पहले ही सबक सिखाकर सुधार देना चाहिए था। प्रशिक्षण स्थल में मौजूद अन्य शिष्यों ने धीरज की तरह स्पष्ट रूप से तो कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी आंखों ने पूरी कहानी बता दी कि लगभग सभी इस घटना से खुश थे और नील की हिम्मत की सराहना कर रहे थे।
नील के दोनों चाचाओं ने मिलकर पूरे नगर की व्यवस्था चौपट कर दी थी। उन्होंने नौकरों और अधिकारियों के मासिक वेतन में कटौती की और यहाँ तक कि शिष्यों को अभ्यास के लिए उपयोग में आने वाली औषधियों और संसाधनों को भी कम कर दिया था। और तो और जो लोग राज परिवार का हिस्सा नहीं थे, उनके साथ भी गलत तरीके से व्यवहार किया जाता था। सभी सुविधाएं और संसाधन देवदत्त वायुपुत्र और राजदत्त वायुपुत्र पर ही खर्च किए जाते थे। इसलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि राज्य के ज्यादातर लोग नाराज थे। हर कोई उन दिनों को याद करता था जब नील के पिता महाराज वीरेंद्र वायुपुत्र राज्य को चलाते थे। उस समय सभी नियमों को सख्ती से लागू किया जाता था और तब इतनी अधिक अंदरूनी कलह नहीं थी या नौकर उन्हें इस तरह धमकाते नहीं थे और निश्चित रूप से किसी के साथ भी अनुचित व्यवहार नहीं किया जाता था। दुर्भाग्य से अब उन बीते दिनों को वापस नहीं लाया जा सकता था। वे केवल उन दिनों को याद कर सकते थे। सारी प्रजा अपने वर्तमान राजा के शासन करने के तरीकों से नाखुश थी, लेकिन फिर भी उन्होंने कभी भी बगावत करने की हिम्मत नहीं की। उन्हें डर था कि अगर वो ऐसा कुछ करते हैं तो उन्हें दंडित किया जा सकता है और उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। नील ने एक आह भरी और मन ही मन कहा, सुंदर नगर की सारी व्यवस्था सड़ चुकी है। अगर मुझे मौका मिला तो मैं एक दिन सुंदर नगर के सभी गुनहगारों को खत्म कर दूंगा। ऐसा सोचते हुए नील वायुपुत्र की आंखों में आत्मविश्वास नजर आ रहा था। वहीं दूसरी तरफ राजमहल के एक आलीशान कमरे में बालकांत ने अपने चेहरे और सिर को कपड़े की कई परतों से लपेटा हुआ था। केवल उसकी नाक और आंखें ही दिखाई दे रही थी। वो किसी भी तरह से मनुष्य जैसा नहीं दिख रहा था। वो एक झटके के साथ अपने घुटनों के बल गिर गया और फिर अपनी दर्द भरी आवाज में खींचते हुए बोला, छोटे मालिक, आपको मेरे लिए न्याय करना ही होगा। घुटनों के बल बैठे बालकांत के सामने एक नौजवान था जिसकी उम्र लगभग 15-16 वर्ष होगी और वो नीले रंग के कपड़े पहने हुए अपनी कुर्सी पर पीछे की ओर टिककर बैठा हुआ था। वो युवक दिखने में सुंदर था, लेकिन उसकी आभा घमंडी और हिंसक थी। वो सुंदर नगर के राज परिवार का छोटा बेटा राजदत्त वायुपुत्र है। राजदत्त कुर्सी पर बैठे हुए बालकांत के करीब आकर अपना सिर आगे की तरफ झुकाते हुए मुस्कुराकर बोला, मैंने सुना है कि तुम अपनी रोजमर्रा की जरूरतों और भोजन की देखभाल के लिए नील वायुपुत्र को अपना नौकर बनाना चाहते हो। बालकांत अपने हाथ से इशारा करते हुए और नामे सर हिलाते हुए सिसक सिसक कर बोला, छोटे मालिक, ये सच नहीं है। राजदत्त ने बालकांत की किसी भी दलील या सफाई को नहीं सुना। वो हंसा और बोला, नील वायुपुत्र को भले ही एक गुलाम के रूप में कारागार में डाल दिया गया हो, लेकिन फिर भी वो एक वायुपुत्र है। यहाँ तक कि वो पूर्व युवराज रह चुका है। इसलिए तुम तो क्या, मेरे लिए भी ये संभव नहीं होगा कि मैं उसे अपना नौकर बना सकूं। लेकिन तुमने इतना मूर्खतापूर्ण काम करने की हिम्मत की तुम पिटाई के ही लायक हो। बालकांत ने हाथ जोड़ते हुए कहा, छोटे मालिक, मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूं, लेकिन आपको फिर भी मेरे लिए न्याय करना ही होगा। उसने रूठने का दिखावा किया, लेकिन साथ ही अपनी कुटिल बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए हाथ से किसी को इशारा किया। करीब 40 साल की एक महिला बिना कुछ बोले बालकांत की तरफ चली आई और उसके बगल में घुटने टेक कर बैठ गई। ये मध्यम आयु वर्ग की महिला बालकांत की पत्नी और राजदत्त की दाई माँ है। वो बचपन से अब तक उसकी देखभाल करती आई थी। राजदत्त ने काफी छोटी उम्र में ही अपनी माँ को खो दिया था और तब से उसकी दाई माँ ही उसकी देखभाल करती थी, जिस कारण वो अपनी दाई माँ के बहुत करीब था। राजदत्त ने तुरंत अपना हाथ बढ़ाया। छोटी माँ, आपको घुटने टेकने की जरूरत नहीं है। बालकांत, आप भी खड़े हो जाइए। इस पर बालकांत की आवाज कांप उठी। छोटे मालिक, तो क्या आप मान गए हैं?
राजदत्त अपनी कुर्सी से उठा और 2 कदम उनकी तरफ चलते हुए उसने जवाब दिया। बड़े भाई देवदत्त ने कहा था कि वो नील की जान बख्श देंगे ताकि वो बड़े भाई को शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचते हुए देख सके। लेकिन अगर देखा जाए तो नील हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता, इसलिए मैं उसे मारकर आपका बदला लेने में आपकी मदद करूंगा। जब बालकांत ने सुना कि देवदत्त ने नील की जान बख्शने की बात कही थी तो वो कुछ बोलना चाहता था, लेकिन तभी राजदत्त ने उसकी मन की मुराद को पूरा करने का वादा कर दिया, जिसे सुनकर तो बालकांत खुशी से झूम उठा और उसने कहा, धन्यवाद छोटे मालिक, लेकिन आपको इसके लिए अभी इंतजार करना होगा। राजदत्त ने अपने सिर को सहलाते हुए कहना जारी रखा, मैंने अभी कुछ दिनों पहले ही राजपरिवार के पास सुरक्षित रखी आखिरी दिव्य आशीर्वाद की गोली का सेवन किया है और मुझे उस गोली की शक्ति को पूरी तरह से इस्तेमाल करने के लिए साधना करने की जरूरत है। अगले महीने शिष्यों के मूल्यांकन दिवस तक प्रतीक्षा करो। मैं उसे डेथ मैच के लिए चुनूंगा और खुद अपने हाथों से उसे मार डालूंगा। ऐसा कहते समय उसके चेहरे पर दुर्भावना से भरे भाव उभर आए। शिष्य मूल्यांकन दिवस हर साल आयोजित किया जाता है, जहां सुंदर नगर के सम्मानित बुजुर्ग सभी शिष्यों की योग्यता का मूल्यांकन करने के लिए उपस्थित होते हैं। साथ ही कैदी सहायकों के लिए भी इसमें एक मौका होता है, जहां वो डेथ मैच के मुकाबले में उतरते हैं और अगर वो मुकाबले में मारे नहीं जाते तो उन्हें स्वतंत्र कर दिया जाता है। स्वतंत्रता का वादा करने वाला नियम सभी कैदियों को आशा की एक किरण दिखाने के लिए बनाया गया था, ताकि उनकी एक उम्मीद बंधी रहे कि अगर वो डेथ मैच में जीवित बचते हैं तो उन्हें सुंदर नगर को छोड़कर कहीं भी जाने की आजादी मिल जाएगी और फिर वो अपना जीवन दोबारा से शुरू कर सकते हैं। इस प्रतियोगिता का नाम डेथ मैच कैसे पड़ा, इसके पीछे भी एक दिलचस्प कहानी है। पूरे सप्त सिंधु में सुंदर नगर हमेशा से ही व्यापार का सबसे बड़ा गढ़ रहा है। दुनिया भर से व्यापारी यहां आकर अपना सामान बेचते और यहां की उपजाऊ धरती में पैदा हुए एक से एक बेहतरीन किस्म के मसाले और अनाज खरीदकर अपने देश ले जाते। जब पश्चिमी सभ्यता के लोग सुंदर नगर में आए तो वो यहाँ के लोगों की युद्ध कला और तकनीक से बेहद प्रभावित हुए और उन्होंने बस मजे के लिए खेल खेल में सट्टा लगाना शुरू कर दिया। अब जुआ और सट्टा तो ऐसी चीज है जिसकी लत से अनेकों राजा महाराजा तक नहीं बच पाए, तो सुंदर नगर के लोग इससे कैसे बच सकते थे। बस गुलामों को आपस में लड़ाकर कौन सा गुलाम जीतेगा इस पर पैसे लगाकर सभी इस खेल को खेलने लगे। पश्चिमी सभ्यता से आया ये खेल कब सुंदरनगर का हिस्सा बन गया पता भी नहीं चला। ये खेल धीरे धीरे उग्र रूप लेने लगा। ताकत के खेल में जब पैसा लग जाता है तो एक तरह से मान सम्मान इज्जत रुतबा सब दांव पर लग जाता है और खेल आक्रामक हो जाता है। इतना आक्रामक कि लोग अपने गुलाम को विरोधी गुलाम को जान से मार देने का आदेश दे दिया करते थे और इसलिए ये मौत का मुकाबला कहलाने लगा। अब इस खेल के अनेक रूप बन गए हैं और यहाँ तक कि शिष्य मूल्यांकन दिवस को रोमांचक बनाने के लिए इसे शिष्यों के परीक्षण में भी इस्तेमाल किया जाने लगा है। क्योंकि सुंदर नगर में इसका आगमन पश्चिमी सभ्यता के साथ हुआ था, इसे वो लोग डेथ मैच कहा करते थे और सुंदर नगर में भी इसका नाम वही पड़ गया। यहाँ इसका मतलब कोई नहीं जानता, लेकिन व्यापारी कहते थे कि इसका मतलब होता है मौत का मुकाबला, डेथ मैच। देखा जाए तो डेथ मैच को शिष्य मूल्यांकन दिवस में शामिल करना एक तरह से अनुचित था, क्योंकि कैदी सहायकों को अक्सर पीटा जाता था। इसलिए उनका शरीर बहुत सारी चोटों के कारण कमजोर हो चुका होता है और उन्हें न पर्याप्त भोजन दिया जाता था, न ही चोट ठीक करने के लिए जरूरी औषधियां। ऐसी हालत में वो द्वंद्व युद्ध में माहिर एक से एक तकनीक में महारत हासिल किए हुए शिष्यों के खिलाफ भला कैसे टिक सकते थे।
वैसे भी सुंदर नगर के महाराज उस दिन स्वयं सभी शिष्यों की क्षमताओं का परीक्षण और मूल्यांकन करते हैं और उन्हें पुरस्कार भी देते हैं, जिसकी वजह से हर शिष्य सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने की चाहत में अपना सब कुछ झोंक देता है। मूल्यांकन दिवस पर अनगिनत गुलामों की मौत हो जाती है। जरूर छोटे मालिक, उस नील को एक और महीने जीने दो। वैसे मैंने सुना है कि इस बार शिष्य मूल्यांकन दिवस पर श्यामल साम्राज्य की छोटी राजकुमारी मणिकर्णिका भी आने वाली है। बालकांत ने उत्सुकता के साथ पूछा। राजकुमारी का जिक्र आते ही राजदत्त के चेहरे पर खुशी के भाव आ गए। उसने उन्हें छुपाने की कोशिश भी नहीं की और मुस्कुराकर कहा, हाँ, आपने सही सुना है, वो अपने अंगरक्षक वृकोदर के साथ सुंदर नगर आने वाली है। राजदत्त के चेहरे पर प्रेम भरी मुस्कान को देखकर बालकांत ने चापलूसी भरे स्वर के साथ कहा, वैसे मैंने राजकुमारी मणिकर्णिका के बारे में सुना है कि अनुपम सुंदरी होने के साथ साथ उनके अंदर अद्भुत प्रतिभा भी है। अगर उनका विवाह आपके साथ हो गया तो आप पूरे सुंदरनगर में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बन जाएंगे। बालकांत के इन शब्दों ने मानो राजदत्त की छुपी हुई इच्छा को उजागर कर दिया। वो मंत्रमुग्ध सा अपने ही ख्यालों में खोए हुए बोला, सुंदरनगर और श्यामल साम्राज्य के बीच 3 साल पहले हुई संधि के मुताबिक सम्राट बिंदुसार ने अपनी एक पुत्री का विवाह सुंदरनगर के राजकुमार से करने का वचन दिया था। राजदत्त के चेहरे पर उसके सुनहरे सपनों की परछाई देखी जा सकती थी। राजदत्त की बात सुनकर बालकांत ने अपने चेहरे पर झूठे आश्चर्य के भाव लाते हुए पूछा, तो क्या वो सारी अफवाहें सच थी कि किस तरह उस धोखेबाज वीरेंद्र वायुपुत्र की वजह से हमारे हजारों सैनिक मारे गए और फिर महाराज नागेंद्र ने अपनी सूझबूझ का परिचय देते हुए न केवल सम्राट बिंदुसार से संधि की बल्कि उनसे राजकुमारी के विवाह का वचन भी ले लिया। बिल्कुल इसी वजह से तो ताऊ जी को सभी दरबारियों ने एकमत से अपना महाराज चुन लिया था। कहते हुए राजदत्त के चेहरे पर गर्व का भाव आ गया। ये वो झूठ था जो महाराज वीरेंद्र के मरने के बाद सुंदरनगर के लोगों और सम्राट बिंदुसार को परोसा गया था। असली कहानी तो कुछ और ही थी। बालकांत ने कुटिलता के साथ कहा, उस हरामखोर नील को मारने के बाद आप राजकुमारी को अपनी प्रतिभा से मोहित कर सकते हैं, इसलिए आप इस अवसर को अपने हाथ से जाने मत देना। बिल्कुल। वैसे भी बड़े भाई देवदत्त जल्द ही सप्तसिंधु आश्रम में आगे की शिक्षा के लिए जाने वाले हैं, इसलिए वो इस बार शिष्य मूल्यांकन दिवस में किसी से मुकाबला नहीं करेंगे। राजदत्त के भाव ऐसे थे जैसे उसने कोई बहुत बड़ी जंग बिना लड़े ही जीत ली हो। ठीक है, अब मैं अपनी साधना के लिए जा रहा हूं। ऐसा कहकर राजदत्त मुड़ा और वहां से चला गया। बालकांत ने अपने पैरों पर खड़े होने से पहले राजदत्त को एक और बार प्रणाम किया और फिर राजदत्त के जाने इंतजार किया। राजदत्त के चले जाने के बाद अधेड़ उम्र की महिला यानी बालकांत की पत्नी ने उसे समझाने की कोशिश की। नील की हालत पहले से भी ज्यादा दयनीय है, फिर आप उसे मारने पर इतना जोर क्यों दे रहे हैं? उसे बस थोड़ा सा सबक सिखाकर छोड़ दीजिए। राजदत्त के सामने चापलूसी कर रहे बालकांत के तेवर और स्वर अब अचानक ही बदल गए। उसने अपनी पत्नी को डांटते हुए कहा, तुम सिर्फ एक औरत हो, कूटनीति में अपना दिमाग मत लगाओ। तुम्हें सिर्फ पत्नी होने के कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। तुम बस छोटे मालिक पर इसी तरह अपनी पकड़ बनाए रखना। हम कभी भी राजदत्त को नाराज करने की गलती नहीं कर सकते। अपने पति द्वारा डांटे जाने के बाद वो अपना सिर नीचे करके बुदबुदाई और फिर उसने एक आह भरी, लेकिन एक भी शब्द नहीं कहा। वहीं दूसरी तरफ कारागृह में वापस आने के बाद नील ने पानी की एक बड़ी बाल्टी भरी और पूरा पानी अपने ऊपर उड़ेल लिया। उसके शरीर से सफेद रंग की अशुद्धियों वाला पानी धीरे धीरे नीचे गिरकर जमीन पर बहने लगा।
स्वाधिष्ठान चक्र जागृत करने के बाद उसका मांस सभी तरह की अशुद्धियों से मुक्त हो गया था। इस समय उसके शरीर से जो सफेद रंग की अशुद्धियां बाहर निकल रही थी वो उसकी हड्डियों की अशुद्धियां थीं। नील अपने शरीर से अशुद्धियों को बाहर निकालने के बाद तरोताजा महसूस करता है। कारागार प्रभारी बिरजू ने इन दिनों उसे और परेशान करने की हिम्मत नहीं की। वो नहीं चाहता था कि नील उसकी दोबारा से धुलाई करे। कुछ दिनों तक बिरजू की धूर्त शक्ल न देखने पर नील और भी बेहतर महसूस कर रहा था। रात का समय। नील ने अपनी कोठरी में ही अभ्यास करने का फैसला किया। वो बिल्कुल भी वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अभ्यास कैसे करे। तभी उसे याद आया कि तहखाने में किनारे पर एक खंभा है जो लगभग 2 मीटर मोटा है और ठोस पत्थर से बना हुआ है, जिसे आसानी से तोड़ा नहीं जा सकता। फिर उसने अपना बिस्तर और कंबल उठाया और उसे उस खंभे पर लपेट दिया। ऐसा करने पर अब वो अगर इस पर अपनी पूरी शक्ति से प्रहार करेगा तो भी उस प्रहार की ज्यादा से ज्यादा शक्ति मोटे पत्थर के खंभे द्वारा रोक ली जाएगी। इसके अलावा उस पर बिस्तर बांध देने की वजह से प्रहार से होने वाला शोर भी कम हो जाएगा। इस तरह वो इस जमीन के अंदर बनी कोठरी में गुप्त रूप से अभ्यास भी कर लेगा और किसी को कानो कान खबर भी नहीं होगी। नील वायुपुत्र नंदी सहस्त्र मुष्टिका का अभ्यास करता है, जो सुंदर नगर में सदियों से चली आ रही एक शक्तिशाली युद्ध कला तकनीक थी। ये एक गोपनीय तकनीक थी जो बाहरी लोगों को नहीं सिखाई जाती थी। स्वाधिष्ठान चक्र जागृत करने के बाद नील नंदी सहस्त्र मुष्टिका तकनीक में महारत हासिल करने में सक्षम हो सकता था, जो वो पहले नहीं कर पाया था। नंदी सहस्त्र मुष्टिका 5वां स्तर। बूम 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 बूम। खंबे पर एक के बाद एक लगातार 7 मुक्कों की आवाज सुनाई दी। नंदी सहस्त्र मुष्टिका में 5वां स्तर सबसे ऊपर का स्तर है। इस स्तर पर हमले की शक्ति सबसे ज्यादा होती है। 7 दबी हुई आवाजों का अर्थ था 7 चोटें, मतलब जब नील इस तकनीक को उसकी पूरी क्षमता के साथ प्रयोग करेगा तो उसके एक मुक्के से प्रतिद्वंद्वी को एक साथ 7 मुक्कों का असर महसूस होगा। लेकिन अभी भी नील इस परिणाम से कुछ खास संतुष्ट नहीं था। उसके पिता ने एक बार उससे कहा था कि एक बार जब वो स्वाधिष्ठान चक्र में पहुंच जाएगा तो उसके ऐसे हमले की क्षमता 8 मुक्कों के बराबर तक पहुंच जाएगी, और अभी वो केवल 7 मुक्कों तक ही पहुंच पाया था। नंदी सहस्त्र मुष्टिका के 5वें स्तर की उसकी समझ अभी भी कम थी। कुछ देर मुक्के मारने के बाद भी जब नील साथ ही आवाजें सुन पा रहा था तो वो झुंझलाकर खुद से बोला, ऐसा लगता है कि मुझे अभी भी और लगन के साथ अभ्यास करने की आवश्यकता है। वो रुई के बिस्तर पर एक के बाद एक मुक्के मारना जारी रखता है। उसने आवाज को कम करने के लिए बिस्तर लगाया हुआ था, लेकिन फिर भी हर मुक्के से काफी तेज आवाज निकल रही थी। 3 साल से दयनीय हालत में पड़ा रहने वाला नील आज जिस ताकत के साथ अभ्यास कर रहा था, ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। स्वाधिष्ठान चक्र जागृत करने के बाद नील की ताकत में जबरदस्त वृद्धि हुई थी। वहीं देवदत्त वायुपुत्र पहले ही स्वाधिष्ठान चक्र के शिखर पर पहुंच चुका था, इसलिए उसके प्रत्येक मुक्के की ताकत लगभग 600 किलोग्राम से अधिक होती है। वहीं नील, जो अभी अभी स्वाधिष्ठान चक्र में पहुंचा था, उसके मुक्कों की शक्ति लगभग 400 से 500 किलोग्राम की थी। इतनी शक्ति काफी नहीं थी। सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि नील सप्तसिंधु आश्रम में प्रवेश करना चाहता था। नील ने जब से सुना था कि उसकी बहन को काली पहाड़ी पर कैद कर दिया गया है, तब से उसे अपने दिल पर एक भारी बोझ महसूस होने लगा था। नीलिमा हमेशा से ही बहुत आज्ञाकारी रही थी। नील को इस बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था कि उसने किसी तरह की परेशानी खड़ी की होगी। उसे जरूर किसी ने फंसाया होगा।
नील वायुपुत्र को सप्तसिंधु आश्रम में प्रवेश करना ही होगा, क्योंकि यही एकमात्र तरीका था जिससे वो नीलिमा की रक्षा कर सकता था। लेकिन इसके लिए उसे अपनी ताकत को जल्द से जल्द बढ़ाना होगा। बूम 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 बूम। इस दबाव के बीच उसके मुक्कों की ताकत फिर से बढ़ गई। बूम 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 बूम। सप्तसिंधु आश्रम श्यामल साम्राज्य में सबसे बड़ा गुरुकुल है। हर साल संपूर्ण श्यामल साम्राज्य के युवा वहां पर प्रवेश लेने के लिए जाते हैं। श्यामल साम्राज्य के सभी युवा सप्तसिंधु आश्रम में शामिल होना अपना सबसे बड़ा लक्ष्य मानते हैं। सप्तसिंधु आश्रम के पास साधना के लिए सबसे उत्कृष्ट सुविधाएं और संसाधन हैं, साथ ही उनके शिक्षकों के पास अनंत ज्ञान, अनुभव और शक्ति है। इसी के साथ नील के लिए एक परेशानी ये भी थी कि सप्तसिंधु आश्रम में प्रवेश प्राप्त करने के नियम बेहद सख्त थे। आपको या तो असाधारण प्रतिभा रखने की जरूरत थी, जैसे कि नील वायुपुत्र की बहन नीलिमा में थी, जिसे खुद सप्तसिंधु आश्रम ने शिष्य के रूप में स्वीकार किया था, या फिर आपके पास बेहद दुर्लभ, असाधारण, सबका दिल दहला देने वाला कौशल होना चाहिए। केवल स्वाधिष्ठान चक्र जागृत कर लेने का ये मतलब नहीं था कि सप्तसिंधु आश्रम आपको शिष्य के रूप में स्वीकार कर लेगा। नील इस बात को अच्छे से जानता था। अभ्यास करते हुए वो खुद से बोला, मेरे शरीर में हर गुजरते दिन के साथ सुधार हो रहा है, लेकिन मुझे कम समय में बहुत ही तेजी से सुधार करने की जरूरत है। मुझे अभी और भी ज्यादा कठिन अभ्यास की जरूरत है। इन शब्दों के साथ उसने फिर से पत्थर के खंभे पर जोर से मुक्का मारा। बूम। नील वायुपुत्र किसी भी चीज को सीखते वक्त पूरी लगन और एकाग्रता के साथ अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करता था। वो सावधानी पूर्वक कदम दर कदम अभ्यास करता था। यहाँ तक कि उसके पिता भी उसके दृढ़ संकल्प की प्रशंसा करते थे। हालांकि उसे अपने पिता की मृत्यु के बाद एक दास के रूप में कैद कर दिया गया था। इससे उसकी मानसिकता को बड़ा झटका लगा और वो कभी भी सही से अभ्यास और साधना नहीं कर पाया। लेकिन अब नील ने अपना आत्मविश्वास वापस पा लिया था और अब वो अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए अपना सब कुछ झोंक रहा था। वो पूरी रात सो नहीं पाया। उसने बिस्तर से ढके खंभे पर अनगिनत बार मुक्के मारे, जिससे पूरा बिस्तर खंभे पर चिपक सा गया था। उसे पहले की अवस्था में लाने के लिए नील को अपने हाथों से खंभे से बिस्तर को सावधानी पूर्वक निकालना पड़ा, ताकि खंभा फिर से सामान्य दिखे और साथ ही बिस्तर को भी कोई नुकसान न पहुंचे। दिन बीतते गए। नील जल्दी से जल्दी खुद को और भी ताकतवर बनाना चाहता था और इसके लिए उसे और भी ज्यादा पिटने में कोई समस्या नहीं थी। लेकिन अगर उसने सुंदर नगर के शिष्यों को खुद को पीटने के लिए कहा तो सबको उसकी योजना की खबर होने का खतरा था, क्योंकि इतनी मार खाने के बाद भी अगर उसे एक भी चोट नहीं लगी तो ये बहुत ही संदिग्ध विषय बन जाएगा और वो सबकी नजरों में आ जाएगा। हालांकि नील इन सब के बारे में सोचकर ज्यादा परेशान नहीं होना चाहता था। उसके पास एकमात्र विकल्प ये था कि वो जितनी जल्दी हो सके अपने शरीर को मजबूत करने के लिए अधिक से अधिक मार खाए। उसके पास अपनी ताकत में तेजी से सुधार करने का यही एकमात्र तरीका था। सुंदर नगर के कुछ शिष्य तो वास्तव में हैरान थे कि नील ज्यादा से ज्यादा मार खाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो ऐसा क्यों कर रहा था, ये सबकी समझ से बाहर था। भला इस तरह पीटे जाने पर कैसा लगता होगा? ऐसा लगता है जैसे वो खुद ही मार खाना पसंद करता है, मानो उसे मार खाने की लत लग गई हो। लेकिन फिर जब उन्होंने सोचा कि कैसे वो अभी भी जीवित है और 3 साल तक प्रशिक्षण सहायक बने रहने के बाद उसे कोई बड़ी समस्या नहीं हुई है, तो उन्होंने तर्क दिया कि शायद एक युवराज होने की वजह से उसकी जीवन शक्ति वास्तव में सामान्य लोगों की तुलना में कई गुना अधिक मजबूत होगी।
इनमें से कई तो ये भी जानना चाहते थे कि उसके इतने मजबूत शरीर का राज क्या है, लेकिन वे ऐसा करने की जहमत नहीं उठाना चाहते थे, भले ही नील के पास किसी तरह की अनूठी तकनीक ही क्यों न हो। नील अपनी हड्डियों से काफी हद तक अशुद्धियों को साफ करने में कामयाब हो गया था। इस बार जब उसने खुद को साफ करने के लिए जिस पानी का इस्तेमाल किया, वो उसके शरीर से जमीन पर गिरते ही तुरंत दूध की तरह सफेद हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे वो पानी न होकर गाढ़ा दूध हो। हर दिन वो अपने शरीर से जितनी अशुद्धियों को बाहर निकालता था, सामान्य साधक उतनी अशुद्धियों को निकालने के लिए महीनों तक साधना करते थे। वहीं नील की एक दिन की पिटाई दूसरों के महीनों की साधना के बराबर थी। उसकी साधना की गति चमत्कारिक रूप से तेज थी। वो दिन में शिष्यों के हाथों पीटा जाता और रात में अपनी युद्ध कला तकनीकों का अभ्यास करता था। उसने एक पल के लिए भी रुके बिना लगातार लगन से अभ्यास किया। इतने दिनों के दौरान उसने बहुत ही कम नींद ली थी, यहाँ तक कि इतने दिनों में वो कुल मिलाकर 10 घंटे भी नहीं सोया होगा, लेकिन फिर भी उसे उसके अंदर थकान के कोई लक्षण नहीं दिखाई दिए। उसकी आंखें हमेशा की तरह चमकदार और स्पष्ट थीं। उसके इतने ऊर्जावान होने का प्राथमिक कारण उसके सिर में स्थापित रहस्यमयी नवनाग हांडी थी। उस दिन नवनाग हांडी ने एक बार उसकी आत्मा को शुद्ध किया, लेकिन उस दौरान उसे होने वाला दर्द मौत से भी बदतर था। उस पीड़ा को सहकर वो प्रक्रिया पूरी करने के बाद उसकी आत्मा कई गुना मजबूत हो गई थी। मानव शरीर में आत्मा ही वो हिस्सा है जिसे मजबूत बनाना सबसे ज्यादा मुश्किल है। हर कोई अपने शरीर को अभ्यास के माध्यम से मजबूत कर सकता है। सही विचारों से अपने दिमाग को भी मजबूत बनाया जा सकता है, लेकिन किसी की आत्मा को मजबूत बनाना, जिसे देखा या छुआ नहीं जा सकता है, ये सच में बहुत ही मुश्किल काम है। हालांकि ऐसा कहा जाता है कि सप्तसिंधु आश्रम में कुछ उन्नत और गुप्त तकनीकें हैं, जिनका इस्तेमाल करके साधक अपनी आत्मा को मजबूत बना सकता है। इस तरह की किताबों में से एक आत्मा शुद्धिकरण तकनीक बहुत ही मशहूर किताब है। नील के पास उन रहस्यमयी जगहों तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं था और न ही उसके पास खुद की चिंता करने का समय था। इसलिए वो जो कर सकता था वो ये था कि वो सोने के बारे में सोचना छोड़ दे, जिससे उसके पास साधना के लिए अधिक समय हो। नील का अभ्यास जोर शोर से चल रहा था, दिन में सहायक बनकर पिटाई खाना और रात में कारागार में अभ्यास करना। इस तरह देखते ही देखते 20 दिन बीत गए। बूम! नील वायुपुत्र के ताकतवर मुक्के ने कोठरी के मोटे पत्थर के खंभे में दरार पैदा कर दी। उसने इस हमले में अपनी ताकत का केवल 70% बल ही लगाया था, लेकिन इसके बावजूद ये हमला भयानक रूप से शक्तिशाली था। अगर वो जल्दी से पीछे नहीं हटता तो शायद उसकी ताकत से कारागृह का वो खंभा ही ढह जाता। आधे महीने तक जीतोड़ कोशिश करने के बाद नील की क्षमता में एक बार फिर से सुधार दिखाई दिया। अब वो स्वाधिष्ठान चक्र के मध्य चरण से शिखर पर पहुंच गया था। अब उसके एक मुक्के की शक्ति 600 किलोग्राम के बराबर हो गई थी। नील की शक्ति इस समय काफी तेजी से बढ़ रही थी। उसे मूलाधार चक्र से स्वाधिष्ठान चक्र के शिखर तक पहुंचने में 1 महीने से भी कम समय लगा। सुंदर नगर तो छोड़ो, पूरे श्यामल साम्राज्य में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जो इस गति से अपनी साधना के स्तर को बढ़ा सकता था। ये स्पष्ट था कि किसी के शरीर में से अशुद्धियों को पिटाई के माध्यम से निकालना किसी भी अन्य विधि से हजारों गुना तेज था। हालांकि जब आज उसकी पिटाई हुई तो उसे महसूस हुआ कि उसके शरीर में कुछ बदलाव आया है। आमतौर पर शिष्यों के हमलों से उसे गहरी चोट नहीं पहुंचती थी, लेकिन उसके बावजूद वो उन हमलों की शक्ति को महसूस कर सकता था। लेकिन आज उसने महसूस किया कि उनके मुक्कों की शक्ति पहले से काफी कम हो गई थी। नील ने गौर से उन शिष्यों को देखा।
और ये पता लगाने की कोशिश की कि क्या वे जानबूझकर उसे कम शक्ति के साथ तो मुक्के नहीं मार रहे हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। वो सब अभी भी अपनी पूरी ताकत से नील को मार रहे थे, लेकिन इसके बावजूद उसे उनके मुक्कों से मिलने वाली गर्म धारा की ऊर्जा काफी हद तक कम हो गई थी। इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि नील अब पहले से ज्यादा ताकतवर हो चुका है, इसलिए उस पर अब उन शिष्यों की मार का कोई असर नहीं हो रहा था। रात को कारागार में आने के बाद उसने देखा कि स्नान करते वक्त उसके शरीर से निकलने वाली अशुद्धियों की मात्रा लगभग आधी हो गई थी। अचानक आए इस बदलाव से नील काफी परेशान हो गया। उसने खुद से ही सवाल किया कि आखिर उससे कहाँ गलती हो रही है। क्या ऐसा हो सकता है कि मेरा शरीर पहले से सख्त हो गया है? अपने ज्ञान के आधार पर वो कह सकता था कि इस समय उसका शरीर एक नश्वर श्रेणी के हथियार के बराबर मजबूत हो गया था। वहीं प्रशिक्षण स्थल के सभी शिष्यों में से किसी ने भी अपना मूलाधार चक्र जागृत नहीं किया था, इसलिए ऐसा हो सकता है कि उसका शरीर अब उस स्तर पर पहुंच चुका हो जहां पर उन शिष्यों की शक्ति उसके काम नहीं आने वाली। इस बात को समझते हुए वो खुद से बोला, ऐसा लगता है कि बेहतर परिणाम प्राप्त करने के लिए अब मुझे किसी मजबूत व्यक्ति को ढूंढना होगा। हालांकि वो नहीं जानता था कि उसे ऐसा कोई व्यक्ति कहां से मिलेगा। अब वो सुंदर नगर के बुजुर्गों को तो उसे पीटने के लिए नहीं कह सकता है ना। नील वायुपुत्र ने मन ही मन विचार किया, शिष्य मूल्यांकन दिवस बस कुछ ही दिनों में होने वाला है। शायद उस दिन सुंदर नगर के ताकतवर लोग भी इस परीक्षण में सम्मिलित होंगे, और अगर ऐसा होता है तो निश्चित तौर पर मेरी इस समस्या का समाधान हो सकता है। इससे भी महत्वपूर्ण बात, अगर मैं उस दिन अपने प्रतिद्वंद्वी को डेथ मैच में हरा देता हूं तो मैं वैधानिक रूप से इस गुलामी से छुटकारा पा सकता हूं और फिर सुंदर नगर को छोड़कर सप्तसिंधु आश्रम जा सकता हूं। कारागार के अंदर बैठे नील को उम्मीद की एक नई किरण दिखाई दी। वर्तमान समय में उसके शरीर की ताकत को देखते हुए सुंदर नगर का कोई भी शिष्य उसे हराने में सक्षम नहीं होगा। पिछले 3 सालों के दौरान वो एक पल के लिए भी अपने पिता की धोखे से की गई हत्या को नहीं भूला था। उसने जिंदा रहने के लिए इतना अपमान सहा, सिर्फ इसलिए क्योंकि वह बहुत कमजोर था। अब हालांकि भाग्यवश उसे भृगु ऋषि द्वारा प्रदान की गई दैवीय देह शोधन तकनीक मिल गई थी, जो उसके शरीर को बहुत ही तेजी से मजबूत बना रही थी, इसलिए अब उसे इस मौके का भरपूर इस्तेमाल करना था। शिष्य मूल्यांकन दिवस। आखिर वो दिन आ गया जिसका नील वायुपुत्र को बेसब्री से इंतजार था। इस साल ठंड असामान्य रूप से ज्यादा थी। उत्तर में स्थित विशाल पहाड़ी क्षेत्र से ठंडी और बर्फीली हवाएं चल रही थी, जिससे उत्तरी क्षेत्र की अधिकांश भूमि बर्फ की वजह से सफेद हो गई थी। भारी बर्फबारी की वजह से सुंदर नगर के मुख्य प्रशिक्षण स्थल की जमीन पर भी बर्फ की मोटी चादर बिछी हुई थी। आज शिष्य मूल्यांकन दिवस पर सुंदर नगर के नौकरों ने मैदान पर गिरी बर्फ को साफ कर दिया था। सभी शिष्यों को कई छोटे छोटे समूहों में बांट दिया गया था। प्रत्येक शिष्य अपने समूह के साथ पंक्तिबद्ध होकर खड़ा था। शिष्य मूल्यांकन दिवस सभी बच्चों की क्षमता का मूल्यांकन करने और साथ ही उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए वर्ष में एक बार आयोजित किया जाता था। ये दिन सभी शिष्यों और सहायकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। सुंदर नगर के प्रत्येक शिष्य को उनके प्रदर्शन के आधार पर ही अगले वर्ष के लिए औषधियां और संसाधन प्रदान किए जाते थे। जिसका प्रदर्शन जितना अच्छा होगा, उसे उतनी ही अधिक सुविधाएं और पुरस्कार दिए जाएंगे। गुलामों के लिए भी ये दिन काफी महत्वपूर्ण था, क्योंकि इस दिन उनके जीवन या मृत्यु और स्वतंत्रता का फैसला होता था। नील और बाकी गुलाम अखाड़े की ओर बढ़ गए। आज हर प्रशिक्षण सहायक बेहद गंभीर नजर आ रहा था। उनके हाव भाव में उनका दृढ़ निश्चय साफ नजर आ रहा था। उनमें से प्रत्येक को इस दिन के महत्व के बारे में पता था।
डेथ मैच में एक गुलाम के पास सिर्फ दो ही विकल्प थे, आजादी पाने के लिए जीतो या कोशिश करते हुए मर जाओ। वहीं सभी शिष्यों के लिए डेथ मैच एक तरह की परीक्षा थी। जीतने का मतलब था कि उन्हें इनाम मिलेगा और पूरे राज्य का समर्थन मिलेगा। वहीं उनके हारने पर उन्हें निराशा और शर्मिंदगी महसूस होगी, और सबसे बड़ी बात, हारने पर वो शायद फिर कभी योद्धा न बन पाए। डेथ मैच का नियम बनाने के पीछे मूल उद्देश्य गुलामों को शिष्यों से लड़ने के लिए प्रेरित करना था। अपनी आजादी की चाह में वे अपनी पूरी क्षमता का प्रयोग करते थे। इससे शिष्यों को एक वास्तविक मुकाबले का अनुभव प्राप्त करने का मौका मिलता था। कैदियों के आने के कुछ क्षण के बाद वहां एक बेहद खूबसूरत लड़की ने प्रवेश किया, जिसकी उम्र लगभग 14 से 15 वर्ष रही होगी। उसकी त्वचा दूध की तरह सफेद और कमल की पंखुड़ियों की तरह मुलायम थी। वो जब मुस्कुराती थी तो ऐसा लगता था मानो फूल झड़ रहे हों। वो उत्सुकता भरी निगाहों से पूरे प्रशिक्षण स्थल को देख रही थी। वहीं उसके पीछे चांदी का कवच पहने एक बेहद ताकतवर व्यक्ति चल रहा था। शायद वो उस लड़की का अंगरक्षक है। राजकुमारी, अभी मूल्यांकन शुरू नहीं हुआ है, आपको इतनी जल्दी यहाँ नहीं आना चाहिए था, अंगरक्षक ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा। राजकुमारी? प्रशिक्षण स्थल में मौजूद सभी लोगों की निगाहें उस अनुपम सुंदरी पर जा टिकी। कोई भी उससे अपनी नजरें नहीं हटा पा रहा था। जब नील की नजरें उस लड़की पर पड़ी तो वो भी हैरान रह गया। उसने इस लड़की को पहले कभी नहीं देखा था, लेकिन फिर भी वो मन ही मन उसकी सुंदरता की तारीफ किए बिना नहीं रह सका। वृकोदर काका, आप बेवजह परेशान हो रहे हैं। वैसे भी मूल्यांकन शुरू होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, राजकुमारी ने मुस्कुराते हुए कहा। राजकुमारी के इस जवाब ने वृकोदर को निरुत्तर कर दिया। वो जानते थे कि उनकी राजकुमारी को अपने भाई बहनों में सबसे छोटी होने के कारण सभी ने सिर पर चढ़ा रखा था, जिस वजह से वह बहुत ही जिद्दी हो गई थी। बिल्कुल सही कहा राजकुमारी मणिकर्णिका, आपने। प्रशिक्षण स्थल के मुख्य द्वार से एक आवाज सुनाई दी। एक नौजवान युवक धीरे धीरे उनकी तरफ ही आ रहा था। वो था देवदत्त। राजकुमारी मणिकर्णिका ने उस तरफ देखा, लेकिन वो इस युवक को देखकर कुछ खास खुश नहीं लग रही थी। हुआ कुछ यूं कि कल शाम को जब से राजकुमारी सुंदर नगर में आई थी, तभी से देवदत्त किसी न किसी बहाने से राजकुमारी के आगे पीछे ही घूम रहा था। राजकुमारी को लड़कियों का पीछा करने वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं थे, और देवदत्त की नजरें जिस तरह से उन्हें घूरती थी, वो उन्हें और भी असहज कर देती थी। अब किसी के घर आकर उसका अपमान करना राजकुमारी के संस्कारों में नहीं था, इसलिए वो सिर्फ उससे थोड़ी दूरी बनाए रखने की कोशिश कर रही थी। उन्होंने आंखों ही आंखों में वृकोदर को निर्देश दिया, और तुरंत ही वृकोदर राजकुमारी और देवदत्त के बीच में आकर खड़े हो गए। ये देखकर देवदत्त थोड़ा हैरान हो गया, लेकिन तभी वृकोदर काका ने मुस्कुराते हुए कहा, युवराज देवदत्त, आप बिल्कुल सही समय पर आए हैं। कृपया बताएं कि राजकुमारी के बैठने की व्यवस्था कहाँ की गई है। ओह, मेरे साथ आइए, मैं आपको ले चलता हूँ। देवदत्त खुद को संभालते हुए उन दोनों को मंच की तरफ ले जाने लगा, जहाँ पर अतिथियों और निर्णायकों के बैठने की व्यवस्था की गई थी। भ्राताश्री, तभी एक और व्यक्ति की आवाज सुनाई दी, जो तेजी से उनकी तरफ आ रहा था। ये था देवदत्त का भाई राजदत्त। छोटे भाई के होते हुए आप क्यों परेशान हो रहे हैं? राजकुमारी को उनके स्थान तक मैं पहुंचा दूंगा। वैसे भी युवराज होने के नाते आपके कंधों पर पूरे सुंदर नगर का भार है। राजदत्त ने एक चालाकी भरी मुस्कान के साथ कहा, जिस पर देवदत्त ने थोड़े गुस्से में राजदत्त की तरफ देखा। वो समझ रहा था कि राजदत्त क्या करने की कोशिश कर रहा है। दरअसल 3 साल पहले सुंदर नगर और श्यामल साम्राज्य के सम्राट के बीच जो संधि हुई थी, जिसमें सम्राट ने ये वचन दिया था कि उनकी पुत्रियों में से
किसी एक का विवाह वो सुंदर नगर के राज परिवार के किसी सदस्य के साथ करेंगे, लेकिन उन्होंने उसमें किसी विशेष पुत्री या किसी विशेष व्यक्ति के साथ विवाह करने की बात नहीं कही थी। इसका मतलब था कि श्यामल साम्राज्य के सम्राट अपनी पुत्री का विवाह किसी भी योग्य वर के साथ कर सकते थे जो उन्हें और उनकी पुत्री को पसंद होगा। इसी वजह से ये दोनों भाई इस मौके का फायदा उठाकर राजकुमारी के दिल में अपनी जगह बनाना चाहते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि राजकुमारी के साथ का मतलब है श्यामल साम्राज्य के सम्राट का साथ मिलना, और सम्राट का साथ पाने वाला व्यक्ति ही सुंदर नगर का महाराज बनेगा। अपने छोटे भाई की बात पर देवदत्त ने अपने भाव को संयत करते हुए धीरे से कहा, जरूर। वैसे भी मुझे तुरंत ही सप्तसिंधु आश्रम के लिए निकलना है, इसलिए मैं पिताश्री से विदा लेने जा रहा हूँ। देवदत्त राजकुमारी के सामने किसी तरह की बेवकूफी नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने राजकुमारी से विदा ली और प्रशिक्षण स्थल से बाहर चला गया। भाई का पत्ता साफ करते ही राजदत्त ने मुस्कुराते हुए राजकुमारी से कहा, चलिए राजकुमारी, मैं आपको आपके स्थान तक ले चलता हूँ। राजकुमारी पहले तो थोड़ी हैरान हुई, पर फिर खुद को शांत करके वो राजदत्त को धन्यवाद बोलकर उसके पीछे पीछे मंच की तरफ चली गई। उन्हें राजदत्त का व्यवहार देवदत्त की तुलना में बेहतर लगा। कुछ ही देर में राजकुमारी मंच पर बनी एक कुर्सी पर बैठ गई। मौसम काफी ठंडा था, इसलिए राजदत्त ने तुरंत ही राजकुमारी के लिए अलाव यानी आग सेकने के लिए अंगीठी जैसी व्यवस्था की, जिससे वहां का तापमान काफी बेहतर हो गया। राजकुमारी को देवदत्त का रवैया थोड़ा पसंद आया। आखिर कौन सी लड़की नहीं चाहेगी कि कोई उसका ख्याल रखे और उसकी परेशानियों को दूर करे। जल्द ही दोनों ने बातें करना शुरू कर दिया। इसमें सुंदर नगर के इतिहास और भविष्य की योजनाएं भी शामिल थी। राजदत्त ने बड़ी ही चतुराई से पूर्व महाराज यानी नील के पिता की महत्वपूर्ण उपलब्धियों को अपने पिता यजुवेंद्र की पगड़ी पर सजा दिया, क्योंकि उसके पिता प्रधानमंत्री का कार्यभार संभालते थे और सभी योजनाओं को बनाने में किसी प्रधानमंत्री की भूमिका अहम मानी जाती है। राजकुमारी भी उसकी बातों से काफी प्रभावित लग रही थी। बातों ही बातों में राजदत्त ने राजकुमारी से कहा, हमारे सुंदर नगर में एक प्रथा है कि हमारे महाराज अतिथि को पहली मुलाकात में कोई न कोई तोहफा जरूर देते हैं, तो बताइए कि जब कल आपकी मुलाकात महाराज से हुई तो उन्होंने आपको क्या उपहार दिया। उन्होंने हमारी किसी एक इच्छा को पूरा करने का वचन दिया है, राजकुमारी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। अभी वो दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी एक अधेड़ उम्र के आदमी ने हरे रंग की पोशाक पहने हुए मैदान में प्रवेश किया। ये व्यक्ति नील का छोटा चाचा और राजदत्त का पिता यजुवेंद्र है। उसे देखते ही नील वायुपुत्र की आंखें घृणा से भर गई, मानो उसके सभी स्खम हरे हो गए हों। तो क्या होगा आगे? क्या राजकुमारी को रिझाने में सफल हो रहा है राजदत्त? क्या राजकुमारी सुंदर नगर के राजकुमारों में से किसी को पसंद करेगी? क्या नील अपने गुस्से पर काबू कर पाएगा? क्या वो गुलामी से आजाद हो पाएगा? या होगा उसका सामना ऐसी शक्ति से जो उसे तोड़ कर रख देगी? जानने के लिए सुनते रहिए महागाथा वीर एक योद्धा ओनली ऑन द रावण राज चैनल पर। और कहानी अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूले, जिससे आगे की कहानी की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए।